हेलो, वेलकम यू ऑल। आप सबका स्वागत है। गुड इवनिंग यू ऑल। सभी को बहुत बहुत शुभ संध्या। चलिए आज की क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग अभी थियरिस्ट को सब हमने पढ़ लिया है, टर्म्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आज हम जो चर्चा करेंगे वो हमारे एक ऐसे कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे जो है फेमिनिज्म ना। फेमिनिज्म को हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फेमिनिज्म क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, फेमिनिज्म उसके क्या कैनन्स हैं, क्या डायमेंशंस हैं और इसके क्या पार्ट्स हैं, हम एक एक करके इसकी चर्चा करेंगे। काफ़ी ये इंपॉर्टेंट जो है, आप आगे चलेंगे लिटरेचर स्टडी करेंगे तो काफ़ी ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलिए हम आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो हमारा कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म में वो है हमारा पैट्रियार्की। पैट्रियार्की जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी सोसाइटी जो है वो कैसी है, पैट्रियार्कल सोसाइटी है ना, पितृसत्तात्मक हमारा समाज है ना। तो पैट्रियार्की एक्चुअली है क्या? फेमिनिज्म का अगर सेंट्रल कॉन्सेप्ट देखें तो यही पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की इज अ सेंट्रल कॉन्सेप्ट इन फेमिनिस्ट थियरी। फेमिनिस्ट थियरी जितनी है ना उसका सेंट्रल कॉन्सेप्ट जहां आता है वो क्या है, पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की एक्चुअली है क्या? पैट्रियार्की मीन्स होता है डिनोटिंग अ सोशल सिस्टम इन विच मेन होल्ड प्राइमरी पावर इन रोल्स ऑफ पॉलिटिकल लीडरशिप, मॉरल अथॉरिटी, सोशल प्रिविलेज एंड कंट्रोल ऑफ प्रॉपर्टी। पैट्रियार्की है क्या? एक ऐसी सोसाइटी, एक ऐसा सोशल सिस्टम हमारा होता है जहां पे जो मेल होते हैं ना, मेल जो होते हैं उनको सोशल प्रिविलेजेस ज्यादा होती हैं। मतलब सामाजिक सुख सुविधाओं में वो पहले नंबर पे होंगे। प्राइमरी पावर्स उनके पास ज्यादा होती हैं, जैसे पॉलिटिकल पॉलिटिकल पावर्स भी अगर आप देखेंगे, पॉलिटिकल लीडरशिप हो गया, मॉरल अथॉरिटी हो गया ना, हाउस होल्ड्स हो गया, सोशल प्रिविलेजेस हो गया, इन सब में इनका कंट्रोल रहता है, प्रॉपर्टी पर इनका कंट्रोल रहता है। तो प्राइमरी पावर रेस्ट विद द मेल, मेल के साथ प्राइमरी पावर रेस्ट करती है सोसाइटी की। ऐसा एक स्ट्रक्चर है, उसी को हम क्या बोलते हैं, पैट्रियार्की बोलते हैं। तो पैट्रियार्की अगर आपसे कोई पूछे तो पैट्रियार्की इज अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच प्राइमरी पावर्स, हाँ प्राइमरी पावर्स मतलब हर चीज में लगभग प्राइमरी पावर रेस्ट विद द मेल, मेल के साथ रेस्ट करता है वो, अर्थात मेल में रहता है प्राइमरी पावर ना। हमारे फैमिली में भी आप देखेंगे तो क्या है, हमारे फादर वगैरह ही रूल करते चले आए हैं, एक प्रकार से हम कह सकते हैं। तो यही पैट्रियार्की है। और फेमिनिज्म जो है ना, आसपास ये पैट्रियार्की के आसपास ही घूमता रहता है, इसी कॉन्सेप्ट के आसपास घूमता रहता है। एक्चुअली इस सिस्टम को हम देखें तो ये सिस्टम ऐसा नहीं है कि अभी जन्म ले लिया या 400-600 सालों में जन्म ले लिया। हिस्टोरिकली देखें ना तो रूटेड एंड कल्चरली परपिचुएटेड अक्रॉस इंस्टीट्यूशंस सच एज द फैमिली, एजुकेशन, मीडिया एंड रिलीजन। हर जगह हिस्टोरिकली देखें, हम कल्चरली देखें तो ये हर जगह पर हमें मिलता है। चाहे वो बहुत सारे अक्रॉस जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं सब में देखने को मिलता है। चाहे फैमिली देख लें, हम एजुकेशन में देख लें, मीडिया में देख लें, रिलीजन में देख लें, हर एक जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं वहाँ पर हम देखेंगे तो ये चीज़ हमें मिलती है क्या, कि हमारा एक स्ट्रक्चर जहाँ पर मेल को क्या है, ज़्यादा पावर दी गई है ना, वो हमें हर जगह देखने को मिलता है। ये पैट्रियार्की का पार्ट है। हमारे जो फेमिनिस्ट हैं वो उनका कहना ये है कि भाई पैट्रियार्की जो होता है ना, ये मार्जिनलाइज करता है किसको, वेमेन को। अगर वीमेन को मार्जिनलाइज करता मतलब उनको हाशिए पर रखता है, सारी पावर उन्हीं में हो जाती है, तो वीमेन को मार्जिनलाइज कर देता है क्या, पैट्रियार्की। पैट्रियार्की वीमेन को मार्जिनलाइज करता है और क्या कर देता है, वीमेन को जो है केवल सबऑर्डिनेट रोल्स देता है। क्या देता है, सबऑर्डिनेट रोल्स देता है। ध्यान रखिएगा, केवल अधीनस्थ वाले कार्य देता है। तो ये वीमेन को मार्जिनलाइज करने में पैट्रियार्की का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करती है, पैट्रियार्की असाइंस देम सबऑर्डिनेट रोल्स एंड रिस्ट्रिक्टिंग देयर एक्सेस टू पावर एंड रिसोर्सेज। ये क्या करती है, इनको सबऑर्डिनेट रोल देती है और जो हमारा पावर है, जो हमारे रिसोर्सेज है ना, वहां तक इनको आने ही नहीं देते, वहां तक इनको पहुंचने ही नहीं देते हैं। इनको क्या करते हैं, सबऑर्डिनेशन में रखते हैं, वहां तक पहुंचने नहीं देते हैं। कौन, हमारी पैट्रियार्की। तो बहुत सारे फेमिनिस्ट थे, स्पेशली जो रेडिकल टाइप के थे ना, उनका तो ये कहना था कि पैट्रियार्की एज द फाउंडेशनल फॉर्म ऑफ ऑपरेशन। हमारे यहाँ जो भी जितने भी शोषण होते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फॉर्म क्या है,
एक रूप क्या है, पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की ये हमारा सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा शोषण करता है। और रेडिकल फेमिनिस्ट इसी चीज की डिमांड करते हैं कि कंप्लीटली इसको डिसमेंटल कर देना चाहिए टू अचीव जेंडर इक्वालिटी। अगर जेंडर इक्वालिटी चाहिए, अर्थात पुरुष और महिला, मेल एंड फीमेल को इक्वल आप बनाना चाहते हैं, तो कह रहे हैं सबसे पहले आपको किसको जड़ से उखाड़ना होगा, पैट्रियार्की को उखाड़ना होगा। पैट्रियार्की ही इसके जो है सबसे बड़ी बाधा है। अर्थात पितृसत्तात्मक जो हमारा समाज है ना, इसी ने क्या किया है, इसी ने जो है महिलाओं को बहुत सारे रिसोर्सेज से, बहुत सारे पावर से वंचित कर रखा है। ठीक है, तो ये कौन कहता है, ये कहते हैं रेडिकल फेमिनिस्ट। हालांकि सबका ऐसी विचारधारा नहीं है उखाड़ फेंकने वाली। पैट्रियार्की क्या है, इज रेनफोर्स थ्रू लीगल कोड्स। पैट्रियार्की प्रैक्टिस कैसे की जाती है, लीगल कोड्स के थ्रू, रिलीजियस डॉक्ट्रिन्स के थ्रू प्रैक्टिस की जाती है ना, जहां पर ये होता है कि मेल ही पूजा करेंगे, फीमेल नहीं कर सकती, इस तरीके से। एंड ट्रेडिशनल कस्टम्स, बहुत सारे ट्रेडिशनल कस्टम्स हैं जिसमें बताया जाता है कि महिलाएं जो है पुरुष के पैर छूने चाहिए। बहुत सारे ऐसे कस्टम्स हैं ये जो बताती हैं, ये सब मेल डोमिनेंस को दिखाती है ना, ये सब के सब मेल डोमिनेंस की बात करते हैं। इसके थ्रू पैट्रियार्की क्या करती है, रूल करती है ना, हमारे कल्चर में, हमारे साइक पर बिल्कुल हावी हो जाती है पैट्रियार्की, और हम उसको नेचुरल समझ लेते हैं ना। एक प्रकार की पैट्रियार्कल हेजिमनी जो होती है ना, वो क्या करती है, हमारे ऊपर हावी हो जाती है। यहाँ तक कि महिलाएं खुद उसको क्या मानती हैं, उसको मानती हैं कि नहीं ये उनकी लाइफ का एक पार्ट है ना, उसको एक्सेप्ट कर लेती हैं। लिटरेचर में अगर हम देखें तो पैट्रियार्कल नॉर्म्स आर ऑफन एक्सपोज्ड, और इन्हीं पैट्रियार्कल नॉर्म्स को लिटरेचर में एक्सपोज किया जाता है। भाई ये क्या है, ये तो कोई बात नहीं हुई ना, इसी को एक्सपोज करते हैं। और थ्रू द साइलेंसिंग और मार्जिनलाइजेशन ऑफ फीमेल कैरेक्टर्स, फीमेल कैरेक्टर्स को साइलेंस करके, मार्जिनलाइज करके इन्हीं को एक्सपोज करते हैं कि भैया देखो यही है पैट्रियार्की। क्या किया, इसको कोई रोल नहीं दिया। तो फीमेल ऑपरेशन में सबसे बड़ा रोल अगर किसी का है, वो माना जाता है, तो वो किसका है, पैट्रियार्की का है। तो पैट्रियार्की क्या है, पैट्रियार्की इज अ सोशल स्ट्रक्चर इन विच क्या होता है, मेल्स आर गिवन प्राइमरी पावर। हाँ, प्राइमरी पावर मेल्स को दिया जाता है, हर प्रकार के पावर है, चाहे पॉलिटिकल हो, सोशल हो, रिलीजियस हो, सब दिया जाता है। फेमिनिज्म में पहला टॉपिक तो हमारा ये हो गया। दूसरा हमारा जो इसमें टॉपिक आता है वो जेंडर वर्सेस सेक्स। जेंडर क्या है, सेक्स क्या है, ये बड़ा ही डिबेटिंग टॉपिक है कि वास्तव में जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या होता है। अब ध्यान से देखिए, सपोज करिए फेमिनिस्ट लोग कहते हैं कि सेक्स और जेंडर में डिफरेंस है। सेक्स जो होता है, दिस इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन। ये क्या है, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। मतलब एक बच्चा पैदा होता है ना, तो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन हमारा बताता है कि ये मेल है या फीमेल है ना, बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन है। और जेंडर हमारा जो है, ये कैसा कंस्ट्रक्शन है, ये सोशल कंस्ट्रक्शन है। क्या है, सोशल कंस्ट्रक्शन है ना, सोशली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जेंडर। अभी मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊंगा। सोशल कंस्ट्रक्शन है। तो फेमिनिस्ट ये कहते हैं कि सेक्स इज अ बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्शन एंड जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्शन। तो ये अलग हैं, दोनों अलग हैं। हम लोग प्रायः दोनों को एक समझ लेते हैं, सेक्स एंड जेंडर दोनों को एक समझ लेते हैं। कहते नहीं, दोनों अलग अलग हैं। क्या है, सेक्स रेफर्स टू बायोलॉजिकल डिफरेंसेस, मतलब मेल और फीमेल और इंटरसेक्स में जो बायोलॉजिकल डिफरेंसेस है ना, उसको हम कहते हैं सेक्स। क्या बोलते हैं, सेक्स, बायोलॉजिकल डिफरेंसेस जो हमारे होते हैं। और वाइल जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट होता है, डिफाइनिंग रोल्स, जिसमें हमें अलग अलग रोल्स, बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स डीम्ड अप्रोप्रिएट फॉर मेन एंड वीमेन, जो हमें बताए जाते हैं कि क्या आपके लिए उचित है, क्या आपके लिए अनुचित है। मतलब ये मेन को करना चाहिए, ये वीमेन को करना चाहिए। ठीक है, ये बताते हैं कैसे, अभी आपको बताता हूं एग्जाम्पल। एक फैमिली, एक पेरेंट है ना, एक पेरेंट है हमारे। तो अब क्या हुआ, ये इनके यहां एक दो बच्चे हुए ना, दो बच्चे हुए, एक हुआ मिस्टर ए और एक हुआ जो है मिस एच। चलो, दो हो गए इनके बच्चे। अब इनके यहां बच्चा पैदा होगा, ए ये क्या है, मेल है, मतलब सेक्स के हिसाब से ये क्या है, मेल है। अब ये क्या है, फीमेल है सेक्स के हिसाब से। अब क्या, अब देखिए शुरुआत से ही इनका जेंडर कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये पुरुष है, नारी है, ये जेंडर कैसे कंस्ट्रक्ट हो रहा है। अब ये मिस्टर ए हैं, ये छोटा सा है, इसके लिए हम कपड़े, क्लॉथ्स लाएंगे। तो सोशली कंस्ट्रक्टेड जो क्लॉथ्स है ना,
उसी के हिसाब से हम कपड़े लाएंगे। जेंडर रोल कर रहे हैं, रोल डिफाइन कर रहे हैं हम। इसके लिए खेलने की चीजें क्या लाएंगे, गन लाएंगे, हाँ सोर्ड लाएंगे, तलवार वगैरह लाएंगे ना, इस प्रकार की चीजें लाएंगे, जेंडर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम। और इसके लिए क्या लाएंगे, डॉल लाएंगे, हाँ कुछ कंचे वगैरह उठा लाएंगे, हाँ ये सारी चीजें। तो क्या है, यहां पर जेंडर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। सपोज करो ये दोनों यहां पर खड़े हैं एक सोफे पर, ये एक कूदता है, जंप करता है, लोग ताली मारेंगे, वाह 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 बहुत अच्छे, बहादुर, मर्द का बच्चा है ना, ही इज कॉल्ड मर्द का बच्चा ना। नाउ अब ये जो फीमेल है, ये लड़की जो है ये कूदती है, नाउ यू आर सॉफ्ट डेलिकेट, तुम्हारा पैर टूट जाएगा, हाँ तुम्हें नहीं कूदना चाहिए, दुनिया भर की चीजें बताते हैं, तुम बहुत सॉफ्ट हो, टेंडर हो, नहीं करना चाहिए। क्या है, इसको ये बताया जा रहा है कि यू आर वीक, यू आर सॉफ्ट, यू आर डेलिकेट ना, यू कैन नॉट फाइट, तुम लड़ नहीं सकती, तुम अच्छा काम नहीं कर सकती, अच्छा मतलब बहादुरी वाले काम नहीं कर सकती है, तो तुम क्या हो, वीक हो, तुम क्या हो, वीक हो, कमजोर हो, कावर्ड हो, क्या हो, कावर्ड हमें बताया जाता है। और इनको क्या बताया गया, मर्द का बच्चा, यार ब्रेव है, ब्रेव बॉय है ये तो, हाँ ब्रेव बॉय है, ठीक है, ब्रेव बॉय है। तो ये क्या है, अब हम इसको सोशली कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, इसको हम मेल बना रहे हैं और इसको फीमेल बना रहे हैं, यही होता है सोशल कंस्ट्रक्शन। तो जेंडर क्या है, हम जब किसी को भी रोल बिहेवियर अलग अलग डिफाइन कर देते हैं ना, तो वहां से हमारा जेंडर कंस्ट्रक्ट होता है। अब इनका रोल कर दिया गया क्या, कि तुम्हें क्या करना है, एच को किचन में जाना है ना, सी हैज टू यू नो प्रिपेयर टी, आपको टी बनाना है ना, टी बनाना है। इसको क्या करना है, इसको बाहर फील्ड में जाना है, खेतों में जाना है, या इसको जो है बड़े बड़े बाहर के काम करने हैं, बाइक शो करना है, ये करना है, रोल डिफाइन हो रहा है। जेंडर का कंस्ट्रक्शन ऐसे होता है ना, इसका रोल डिफाइन हो रहा है। रात में शाम को थोड़ा सा लेट हो गया, रोल डिफाइन हुआ कि यू हैव टू बी एट होम एट एनी कास्ट बिफोर द सनसेट, सनसेट से पहले तुम्हें घर पर आना ही है, इसका रोल डिफाइन हो गया कि यू कैन नॉट एक्सीड दैट बाउंड्री। इनका रोल डिफाइन हो रहा है कि यू आर मर्द का बच्चा, तो आप लेट भी आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही क्या होता है, जब हम बिहेवियर और रोल में डिफाइन कर देते हैं ना, अब ये लड़की है तो इसको शर्माना चाहिए, चार लोग आए हैं तो उनके सामने शर्माना है, अरे नहीं शर्माएंगे तो पड़ोस के कहेंगे अरे इनकी बच्ची के अंदर लाज शर्म नहीं है ना। तो क्या है, बिहेवियर और एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, हम उसको पहले से ही देते हैं, यही होता है सोशल कंस्ट्रक्शन। तो इसी को कहते हैं कि सेक्स तो क्या होता है, वो तो बायोलॉजिकल है, लेकिन जेंडर हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं ना, हम लोग कंस्ट्रक्ट करते हैं। और सच्चाई है, इसका बहुत इंपैक्ट भी पड़ता है। चलिए, एक बहुत बड़ी फेमिनिस्ट हैं जूडिथ बटलर, इनका नाम आगे भी आपको मिलता रहेगा, जूडिथ बटलर हैं, ये पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट हैं, काफी इनका नाम भी आपने सुना होगा, पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फेमिनिस्ट हैं। ये आर्ग्यू क्या करती हैं कि जेंडर ट्रबल दैट जेंडर इज नॉट इनेट बट परफॉर्मेटिव। एक टर्म इन्होंने दिया जेंडर ट्रबल, ध्यान रखना आपसे पूछ सकता है जेंडर ट्रबल किसने दिया है। जेंडर ट्रबल क्या है, ये कह रहे हैं कि जेंडर इनेट नहीं होता है, सेक्स इनेट होता है, मतलब जन्म से जेंडर नहीं होता है, सेक्स होता है, लेकिन जेंडर क्या किया जाता है, परफॉर्मेटिव होता है ना, परफॉर्मेंस के हिसाब से जेंडर डिसाइड होता है, परफॉर्मेटिव होता है। कह रहे हैं इट इज नॉट इनेट, बल्कि ये परफॉर्मेटिव होता है। कौन कह रही है, जूडिथ बटलर। इट इज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड थ्रू रिपीटेड बिहेवियर्स, ये कैसे क्रिएट होता है और मेंटेन किया जाता है, रिपीटेड बिहेवियर से। रिपीटेड बिहेवियर से क्या किया जाता है, ये क्रिएट किया जाता है और उसको मेंटेन किया जाता है। जैसे लड़की है तो रिपीटेड बिहेवियर उसका क्या है, उसके हिसाब से, लड़का है रिपीटेड बिहेवियर उसको दिया जाता है, उसी के हिसाब से उसका रोल फिक्स करके उसको बार बार वही एक्शन करा के उसको जेंडर दिया जाता है। तो कह रहे हैं कि ये जेंडर ट्रबल, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जेंडर ट्रबल। जेंडर रोल्स जितने होते हैं ना, कह रहे हैं जेंडर रोल्स वेरी अक्रॉस कल्चर्स एंड टाइम पीरियड्स। ऐसा नहीं है कि जेंडर रोल्स हर समय एक ही जैसे रहते हैं ना, ये अलग अलग पीरियड में अलग अलग रहे हैं और ये अलग अलग कल्चर में भी अलग अलग होते हैं। जैसे अभी आप कुछ अफ्रीकन, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां पर जैसे अपने यहाँ ना, अपने यहाँ क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना, मेल, घर का मेल क्या होता है, वही मालिक होता है ना, वहां पे महिलाएं मालिक होती है ना, दे आर यू नो द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, मास्टर ऑफ द हाउस, मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस वही होती हैं। वहां पर मेल डोमिनेटेड नहीं, फीमेल डोमिनेटेड है। तो कह रहे हैं कि ये
अक्रॉस कल्चर अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि हर कल्चर में एक ही जैसा है। कल्चर और हर एक पीरियड में अलग लग रहा है ना। अब जैसे देखिए, पहले क्या था, जेंडर कंस्ट्रक्शन हमारा कुछ ज्यादा ही था कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट, डेलिकेटेड, कावर्ड और मीक माइल्ड बना दिया जाता था। अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है ना, थोड़ा सा चेंजिंग आ रही है। तो कह रहे हैं, इनका कहना है कि जेंडर रोल जो होता है ना, ये कल्चर अक्रॉस कल्चर्स वेरी करता है और टाइम पीरियड पर भी ये निर्भर करता है। फर्दर सपोर्टिंग द आइडिया दैट जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। और ये हमें क्या बताता है, अगर ये अलग अलग टाइम में अलग अलग है, अलग अलग टाइम में जेंडर रोल अलग अलग है, अलग अलग कल्चर में अलग अलग है, तो इसका मतलब ये सोशली कंस्ट्रक्ट है। ये बात को प्रूफ करता है। कैसे? मतलब अगर अफ्रीका की ये सोसाइटी है, ये मानती है कि महिलाएं सुपीरियर हैं, मतलब जिनका सेक्स क्या है, जिनका सेक्स फीमेल है, वो क्या है, वो क्या है, वो सुपीरियर हैं। तो और हमारे यहां बताते हैं कि मेल सेक्स वाले क्या है, वो सुपीरियर है। तो इसका मतलब अलग अलग सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है। हमारी सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया मेल को सुपीरियर, वहां की सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया फीमेल को। क्योंकि अगर हम सेक्स देखें तो यहाँ का मेल भाई, उसके अंदर भी तो सेक्स वही है, यहाँ के मेल के अंदर भी सेक्स वही है ना, बायोलॉजिकली। लेकिन यहां पर ये सुपीरियर है, यहां पर इंफीरियर है, यहां पर महिला सुपीरियर है, यहां पर इंफीरियर है। तो ये क्या है, कह रहे हैं कि ये इस बात को साबित करता है कि ये क्या है, दिस इज सोशली कंस्ट्रक्टेड ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है, इनेट नहीं होता है। फॉर इंस्टेंस, द एक्सपेक्टेशन फॉर वीमेन टू बी केयर गिवर्स एंड मेन टू बी ब्रेड विनर्स इज नॉट बायोलॉजिकली डिटरमाइंड बट कल्चरली कंडीशनड। जैसे हमारे यहां कहा जाता है कि फीमेल क्या होती है, वो केयर गिवर्स, उनको रोल दे दिया गया है घर की देखभाल करना। मेल को ब्रेड विनर्स, मतलब रोजी रोटी चलाना। ये कह रहे हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये बायोलॉजिकली डिटरमाइंड है, पैदा हुए तभी से ये डिटरमाइंड है, नहीं, ये कल्चरली कंडीशनड किया गया ना, हर कल्चर में अलग अलग से है। यहां पर हमारे कल्चर में कल्चरली कंडीशनड कर दिया गया है कि अगर इस सेक्स की होगी, फीमेल सेक्स की होगी, तो ये क्या होगी, सी विल बी केयर गिवर। और अगर मेल सेक्स का होगा तो ही विल बी ब्रेड विनर ना, यही होगा। तो ये कह रहे हैं सोशली कंस्ट्रक्ट होता है, ऐसा नहीं है कि ये पहले से ही फिक्स होता है, ये हम सोसाइटी में बनाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट अलाउज फॉर द रिकॉग्निशन फॉर नॉन बाइनरी एंड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज। यही कॉन्सेप्ट हमें क्या करता है, पहचानने में मदद करता है, किसको, नॉन बाइनरी एंड ट्रांसजेंडर आइडेंटिटीज को। अदरवाइज हम कहाँ उनको पहचान पाते। एक्सपैंडिंग द फेमिनिस्ट डिस्कोर्स बियॉन्ड द बाइनरी। बाद में आप देखेंगे बाइनरी मतलब मेल फीमेल से हमारा जो डिस्कशन है वो आगे बढ़ गया है, कहां पर आगे बढ़ गया है, क्वियर तक चला गया है। कहां तक चला गया है, LGBTQA, अब तो A+ भी शायद हो गया है ना। चलिए, तीसरा हमारा जो टर्म इससे आता है फेमिनिज्म में, तीसरा जो टर्म है दैट इज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या है, आइए इसको देख लेते हैं। इंटरसेक्शनैलिटी क्या है, एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा, कैम्बल क्रेंसा। इन्होंने डेवलप किया। ये क्या था, इन्होंने कहा कि कैसे जो है आइडेंटिटीज ओवरलैप करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, आइडेंटिटीज ओवरलैप करती हैं, आइडेंटिटीज ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज इंटरसेक्ट टू क्रिएट यूनिक मोड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। हमारा जो डिस्क्रिमिनेशन होता है समाज में ना, वो कह रहे हैं कैसे आइडेंटिटीज के थ्रू, ओवरलैपिंग आइडेंटिटीज के थ्रू ये इंटरसेक्ट करके हमारा डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बनाते हैं। मतलब कहने का अर्थ समझिए, जैसे जेंडर, रेस, क्लास, सेक्सुअलिटी और डिसेबिलिटी के आधार पर हमें बांट देते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ये क्या कहलाती है, इंटरसेक्शनैलिटी कहलाती। क्या कहलाती है, इंटरसेक्शनैलिटी। कि बता दिया ये जेंडर है, मेल है, फीमेल है, ये रेस बता दिया कि ये फला रेस के हैं, फला रेस के हैं, ये क्लास का बता दिया, सेक्सुअलिटी का बता दिया गया। ये क्या है, दिस इज अ काइंड ऑफ यूनिक मोड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है। डिस्क्रिमिनेट करने का ये मतलब विभेद करने का एक यूनिक तरीका है कि हमें अलग अलग सेक्ट्स में बांट दिया गया, इंटरसेक्ट कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें कि एक्सपीरियंसेस ऑफ अ ब्लैक वुमेन डिफर सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दोज ऑफ अ व्हाइट वुमेन और ब्लैक मैन। कह रहे हैं कि अगर आपको अलग अलग बांट के अध्ययन नहीं करेंगे ना, इंटरसेक्शनैलिटी अगर आप नहीं लाएंगे अप्रोच में, तो कहीं आप अच्छे से अध्ययन नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए, द सफरिंग्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ द सफरिंग्स ऑफ
सफरिंग्स ऑफ रूरल वुमेन इन इंडिया। अब इसका कंपेयर अगर आप करेंगे सफरिंग्स ऑफ अर्बन वीमेन ना, तो कह रहे हैं कि ये अन्याय होगा। क्या होगा? अन्याय होगा। अगर दोनों को एक ही जैसा मानेंगे, एक ही सेक्शन मानेंगे कि ये भी वुमेन है ये भी वुमेन है, दोनों एक ही जैसी हैं, तो अगर इनके साथ जो अन्याय है वो यहां भी लागू होगा, इनके साथ जो यहां नहीं। कहने नहीं, ये अलग अलग इंटरसेक्ट करिए भाई, ऐसे नहीं होगा। उनकी समस्याएं अलग हैं, इनकी समस्याएं अलग हैं। तो कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है। कह रहे हैं कि जो ब्लैक विमेन है ना, अब वो जो समस्या महसूस कर रही है उसकी समस्या व्हाइट विमेन की समस्या से अलग है, बिल्कुल अलग है, या ब्लैक आदमी के समस्या से बिल्कुल अलग है। सपोज करिए अफ्रीका में ब्लैक विमेन है ना, अफ्रीकन ब्लैक विमेन है। कह रहे हैं ये जो ब्लैक विमेन है, अपने यहां भी आप देखिए ना, जैसे एक ब्लैक विमेन हो गई एक व्हाइट विमेन, अपने यहां भी तो बहुत चलता है। अब आप देखिए इसका एग्जांपल सिंपल सा अपनी सोसाइटी में आसपास भी आप देख सकते हैं। नॉर्मली मतलब जब भी कभी आप देखिए ये सारी चीजें पढ़िए ना, तो आसपास से कनेक्ट करके आप उसको देखिए, आप बहुत अच्छा समझ में आएगा। अब यहां पर एक ब्लैक विमेन है एक व्हाइट विमेन है, ध्यान रखिएगा। अब इसकी समस्या हो गई, एक हमारा ब्लैक मैन है और एक हमारा व्हाइट मैन है। चलो आओ देखते हैं क्या होता है। इंटरसेक्शनैलिटी की हमें जरूरत क्यों है? कह रहे हैं कि मान लो दोनों लोग, ये दोनों, ये भी पुअर फैमिली से है और ये भी पुअर फैमिली से है, ठीक है, दोनों पुअर फैमिली से हैं। इसके पिताजी मान लीजिए दहेज कुछ नहीं दे सकते, 50,000 1 लाख आपको दहेज दे देंगे ना, और इसके पिताजी जो है वो भी 50,000 1 लाख दहेज दे देंगे। अब यहां से एक मिस्टर बी हैं, ये शादी करने के लिए अपने बेटे के आए। अब आप बताइए किसको चूज करेंगे? आप बताइए किसको चूज करेंगे? मुझे तो लगता है किसी को चूज करेंगे, व्हाइट वीमेन को चूज करेंगे ना, ब्लैक को चूज नहीं करेंगे। तो क्या अब ये जो सफरिंग इसकी है, क्या इसकी सफरिंग की इससे तुलना की जा सकती है? इसकी सफरिंग ज्यादा है भाई, इसकी कम है। कह रहे हैं कि ये हमें इंटरसेक्ट करके क्या करना पड़ेगा, स्टडी करनी पड़ेगी। ये एक डिस्क्रिमिनेशन है भाई। अगर हम क्या करते हैं, वीमेन की सफरिंग को ये बता दिया, क्या हमने ये बता दिया कि भैया ये जो हमारी व्हाइट वीमेन है ना और ब्लैक वीमेन, दोनों की समस्याएं एक जैसी हैं, हाँ, क्योंकि ये वीमेन की समस्या है, नहीं, उनकी समस्या ज्यादा है। जैसे हमारे समाज में काला आदमी जो होता है उसको जगह कहाँ मिलती है? सुंदर कैटेगरी में आता है। ब्लैक इज नेवर ब्यूटीफुल इन इंडियन सोसाइटी। जो ब्लैक है वो कभी ब्यूटीफुल नहीं है ये हमारी सोसाइटी में ना। तो डिस्क्रिमिनेशन तो है, किसके हिसाब से? कलर के हिसाब से, रेस के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन होता है ना, सेक्सुअलिटी के हिसाब से भी डिस्क्रिमिनेशन होता है, और सेक्स तो मान लीजिए सबसे बड़ा, जेंडर जिसको हम बोलते हैं, जेंडर तो सबसे बड़ा हमारा डिस्क्रिमिनेशन का आधार है। फिर ये क्या कहते हैं कि इंटरसेक्शनल फेमिनिज्म जो है, क्रिटिक मेन स्ट्रीम ऑफ एन व्हाइट मिडिल क्लास फेमिनिज्म फॉर ओवरलुकिंग द मल्टीपल डायमेंशंस ऑफ ऑपरेशन। ये कहते हैं कि ज्यादातर जो फेमिनिस्ट रहे हैं ना वो व्हाइट मिडिल क्लास के रहे हैं। तो ये क्या है, इनको सबके दर्द नहीं पता है। जैसे जो गांव में नहीं रहा है, गांव में जो नहीं रहा है, विलेज की महिलाओं के दर्द को नहीं जानता ना, अब उसको क्या लगता है, अब गांव में क्या है, महिलाएं अपने यहाँ जैसे पर्दा प्रथा है, तो इतना बड़ा 2.5 मीटर का घूंघट, मतलब 2.5 फीट का घूंघट करके रखती है ना, उनके दर्द को कौन जानेगा? शहर में रहने वाले, अपने हिसाब से अच्छे कपड़े पहनने वाले, उनके दर्द को कौन जानेगा? नहीं जानेंगे। तो ये क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यू कैन नॉट जस्ट इमेजिन द पेन। हाँ, उनके पेन को आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो कह रहे हैं ये, इसके लिए आपको मल्टीपल डायमेंशंस में स्टडी करने की आवश्यकता है। केवल ये नहीं कि आपने एक ओवरऑल बना लिया वुमेन, हाँ, और आप गए, आपने स्टडी कर लिया, 2-4 जगह गए, वहां की औरतें तो एकदम मस्त हैं, तो आपको लगता है कि नहीं औरतों की स्थिति बड़ी अच्छी हो गई है ना। कह रहे हैं नहीं, ये बात गलत है, ये नहीं करना चाहिए। उनके ऑपरेशन को अगर सही से आपको जज करना है तो अलग अलग ऑपरेशंस के जो तरीके हैं ना उसको देखना पड़ेगा। It encourages an inclusive approach that addresses diverse and complex realities. इनका मानना है बहुत इंक्लूसिव कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, उसमें सारे अप्रोच लेने चाहिए। ऐसा नहीं कि विमेन एज अ होल केवल आपने ले लिया है, बल्कि बहुत अलग अलग इंटरसेक्ट करके अलग अलग अप्रोचेस लीजिए ना, तो क्या होगा, आप ज्यादा बेहतर से उनकी स्थिति को सुधार पाएंगे। जैसे ये कहते हैं
कि इनको हेल्प कौन कर सकता है, तो कह रहे हैं कि इंटरसेक्शनैलिटी हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन पॉलिसी एडवोकेसी। आज भी देखिए पॉलिसी जब बनती है ना, तो अब ये इंटरसेक्शनैलिटी बहुत हेल्प करती है। कोई भी पॉलिसी होती है तो वो बन के आती है ना, कि महिलाओं के लिए अलग है, पुरुषों के लिए अलग है ना, कोई आती है मेल फीमेल के लिए अलग है। उसके बाद मेल फीमेल में भी आप देखिए कोई पॉलिसी बनती है, तो जैसे जो हमारे डिसेबल महिलाएं हैं उनके लिए अलग है, डिसेबल पुरुष हैं उनके लिए अलग है ना। क्यों? इसी इंटरसेक्शनैलिटी स्टडी की वजह से हुआ है। अदरवाइज केवल मेल फीमेल में बांट करके चल रहा था, पहले केवल मेल थे ना। फिर ऑपरेशंस, जो सोशल ऑपरेशंस हुए, उसकी वजह से हमें क्या है, जनरल, ओबीसी और एससी एसटी आए ना। ओबीसी एससी एसटी में भी क्या है, अलग अलग कैटेगरीज हैं। इनमें जो है कुछ ट्राइबल में जो रहते हैं उनके लिए अलग है, एससी में कुछ लोगों के लिए अलग है, ऐसे अलग अलग कैटेगरीज बनी ना। ओबीसी में लेयर, क्रीमी लेयर और नॉर्मल ओबीसी जो होते हैं वो बना हुआ है। तो ये क्या है, दिस इज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनल सेक्शन अध्ययन की वजह से, स्टडी की वजह से ये पॉसिबल हो पाया है। तो इनका मानना ये है कि पॉलिसी एडवोकेसी में भी ये बहुत हेल्प करता है, और किसमें, सोशल इनजस्टिस में, जितने सोशल जस्टिस मूवमेंट्स चलते हैं ना, उसमें भी इंटरसेक्शनैलिटी का बड़ा रोल होता है, और एकेडमिक रिसर्चेज में भी इनका बड़ा रोल होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा हमें लगता है। चलिए हम इस पे बहुत डिटेल में चर्चा अगर करेंगे, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, ये तो कुछ भी नहीं, केवल आपको इंट्रोडक्शन थोड़ा सा दे रहे हैं। इस पे अगर आप क्लास लेना चाहेंगे तो कम से कम 1-2 क्लास एक ही टॉपिक पर चलेगी ना। तो चलिए मेल गेज देखते हैं। भाई ये टर्म भी बड़ा बढ़िया है, मेल गेज। गेज मतलब जानते हैं, घूरना होता है ना, गेज मतलब घूरना। तो ये मेल गेज टर्म कहां से आया है, हमारी लॉरा मुल्वे हैं, बहुत ही फेमस फेमिनिस्ट हैं। इनका एक ऐसे है जिसका नाम है विजुअल प्लेजर एंड नरेटिव सिनेमा। आजकल हम जो विजुअल प्लेजर लेते हैं ना, रील्स देख देख करके विजुअल प्लेजर लेते हैं, और नरेटिव सिनेमा नाम की एक ऐसे लिखा था, उसी में इन्होंने टर्म दिया है द मेल गेज। ध्यान रखना मेल गेज है क्या। Actually, the term male gaze refers to the way visual media depicts women from a heterosexual male perspective. कह रहे हैं एक हेट्रोसेक्सुअल मेल पर्सपेक्टिव से महिलाओं को जिस तरीके से सिनेमा में दिखाया जाता है, वही क्या है, मेल गेज है। मतलब आदमी जैसे ताड़ता है जिस नजर से, वही क्या कहलाता है, मेल गेज कहलाता है। इसमें होता क्या है, वीमेन आर ऑफन पोर्ट्रेड एज अ पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर। वीमेन को दिखाया गया केवल ये क्या है, पैसिव ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर हैं, कि इनको केवल एक इच्छा पूर्ति का साधन मात्र माना जाता है, एग्जिस्टिंग फॉर अ मेल प्लेजर। और इनका अस्तित्व किस लिए है, केवल क्योंकि मेल को आनंद चाहिए, प्लेजर चाहिए, इसलिए ये सिर्फ हैं। दैट इज वाई ये मेल गेज टर्म इन्होंने दिया है। दिस कॉन्सेप्ट इज पिवोटल इन फेमिनिस्ट फिल्म एंड मीडिया स्टडीज एज इट रिवील्स हाउ कल्चरल प्रोडक्शंस रेनफोर्स जेंडर हायरार्कीज। ये मीडिया स्टडीज में और फिल्म्स में ना, फेमिनिस्ट फिल्म में इसका काफी रोल है इस टर्म का। क्यों? क्योंकि ये स्टडी करता है कि कैसे हमारा जो ट्रेडिशनल सिनेमा है ना, जो प्रोडक्शन हमारा है, कल्चरल प्रोडक्शन, उसने कैसे जेंडर हायरार्की है। मतलब आप देखेंगे ना, सिनेमा में बहुत सारी चीजें दिखाता है। जैसे आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, अब देखिए आपका एड आता है, आप लोग भी बड़े प्यार से देखते हैं ना, सब देखते हैं ना, केवल बॉयज की बात नहीं कर रहा हूँ, गर्ल्स भी बड़े प्यार से देखती हैं। एक आता है एड, उसका किसका एड आता है, एक बॉडी स्प्रे है कोई ना, एक बॉडी स्प्रे है, मेल गेज। देखो कैसे सिनेमा में जो है फीमेल को केवल क्या है, फीमेल को केवल क्या बनाया गया, ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर। कैसे, एक स्प्रे है, बॉडी स्प्रे है ना बेटा। अब देखो बॉडी स्प्रे लगाता है एक मेल, मैं उसका फिगर बना देता हूं ना, मैं बहुत अच्छा फिगर बनाता हूं पेंटिंग, ये है कोई बढ़िया सा मेल, ठीक है। अब ये महाराज क्या किए, ये अपना स्प्रे स्प्रे लगा लिए, उसमें आता है, आपने देखा होगा। अब ये जहां से गुजर रहे हैं, इधर से कुछ लड़कियां जा रही, इधर से जा रही, इधर से, ये लड़कियां सब इनकी तरफ खींची चली जा रही हैं, इनकी तरफ खींची चलिए। व्हाट इज दिस, ये सिनेमा तो है ना, दिखाया तो हमको विजुअल पर्सपेक्टिव है कि नहीं। विजुअल पर्सपेक्टिव में क्या दिखा रहा है कि मेल अगर केवल ये परफ्यूम लगा लेगा तब भी उसका जो ऑब्जेक्ट ऑफ डिजायर है क्या, एवरी मेल वांट्स फीमेल, तो वो सब ऑब्जेक्ट उसके पास आ जाएंगे ना। तो ये क्या है, ये दिखाता है कैसे कल्चरली जो है ना, हमारे सिनेमा में महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर,
ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर के तौर पर दिखाया गया है, ये उसके बारे में बात करती हैं। It perpetuates unrealistic beauty standards and reinforces the objectification of female bodies. ये कहती है कि भैया ये जो आप महिलाओं का ना अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स दिखा दिखा करके क्या करते हो, अपना पैसा कमा रहे हो, इसको बंद करो। दूसरा कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ मेल बॉडीज, फीमेल बॉडीज का ऑब्जेक्टिफिकेशन मत करिए, फीमेल बॉडी को एक ऑब्जेक्ट मत बनाइए ना। बहुत सारे प्रचार आते हैं, आप देखते होंगे, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं जहां पर, या मूवी में भी आप देखिए, फीमेल बॉडी को एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ही दिखाया जाता है ना। बहुत सारी मूवीज हैं जिसमें मेल हंगर को सेटिस्फाई करने के लिए आप देखेंगे कि इतना आप दे दीजिए, तो ऐसे वन नाइट स्टैंड के लिए दुनिया भर की चीजें होती हैं, आप सब लोग जानते हैं, छोटे बच्चे नहीं हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये चीज हम देखते हैं, तो कह रहे हैं अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है ना। जैसे एक प्रचार और आपको दिखा दूं, एक प्रचार और क्या है, जैसे आप देखिए पीछे हमने आपको जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की हम बात कर रहे थे, वहां पे देखिए क्या होता है। एक एक लड़की है, वो क्या है, सांवली है थोड़ी सी ना, फिर वो एक क्रीम ले आती है, एक क्रीम ले आती है, लगाती है। पहले दिन थोड़ी फेयर होती, दूसरे दिन थोड़ी और, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर पांचवें दिन, छठवें दिन फेयर हो जाती है, सातवें दिन एकदम गोरी चिट्टी हो जाती है, उसको नौकरी वोकरी सब मिल जाती है, एकदम सुंदर हो जाती है। अब क्या है, यहां पर फीमेल को किस तरीके से यूज किया गया है, फीमेल को एज ऑब्जेक्ट ऑफ प्लेजर के तौर पर यहां पर दिखाया गया। पहले काली है तो मतलब सी इज नॉट टैलेंटेड, सी इज नॉट वर्थ वर्किंग इन ऑफिस, ऑफिस में वर्क करने योग्य नहीं। फिर धीरे धीरे फेयर हो जाती है, सुंदर हो जाती है। जब मेल को प्लेजर आने लगा है, नॉट सी इज एलिजिबल, अब वो क्या हो गई है, एलिजिबल हो गई है ना। तो ये बात करते हैं, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में हम ऐसा देखते हैं, लिटरेचर में भी इस बात को बहुत ज्यादा दिखाया गया है कि कैसे हमारे सोशल मीडिया में भी आज देखते हैं। तो मेल व्यूअर्स आप देखिए ना, ज्यादातर अगर पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए ना, तो मेल व्यूअर्स में हमें लगता है बहुत सारे लोगों में ये आपको दिखेगा, ठीक है। अब अगला टर्म है ऑब्जेक्टिफिकेशन, अभी जिसकी हम बात ही कर रहे थे, ये भी ऑब्जेक्टिफिकेशन काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्टिफिकेशन है क्या, कह रहे हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन में ट्रीटिंग अ पर्सन स्पेशली अ वुमेन एज एन ऑब्जेक्ट, कहते हैं कि किसी भी पर्सन को ऑब्जेक्ट के तौर पर, स्पेशली वुमेन को, डिवाइड ऑफ एजेंसी और सब्जेक्टिविटी, उसको कोई रोल नहीं दिया गया, कोई सब्जेक्ट वो नहीं है, बल्कि वो है क्या, ऑब्जेक्ट के तौर पर केवल यूज की जाती है, एक ऑब्जेक्ट है वो। इट कॉमनली ऑकर्स इन मीडिया, एडवर्टाइजिंग एंड पॉपुलर कल्चर वेयर वुमेन्स बॉडीज आर कमोडिफाइड एंड डिह्यूमनाइज्ड। बहुत सारे एडवर्टीजमेंट में अभी जो हम आपको एग्जांपल बता रहे थे ऑब्जेक्टिफिकेशन, तो क्या रहे हैं, कमोडिटी के रूप में दिखाते हैं, महिलाओं के शरीर को एक केवल कमोडिटी मतलब एक पदार्थ के रूप में दिखाते हैं, जिसको आप खरीद सकते हैं, पा सकते हैं, अचीव कर सकते हैं, और डिह्यूमनाइज किया जाता है। विमेंस बॉडी को जो है कमोडिटाइज किया जाता है और डिह्यूमनाइज किया जाता है। बहुत सारे फेमिनिस्ट थ्योरीज जो हैं वो आर्ग्यू करते हैं कि ऑब्जेक्टिफिकेशन लीड्स टू इंटरनलाइज सेक्सिज्म, कह रहे हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ना जो इंटरनलाइज सेक्सिज्म को बढ़ाता है, एंड रिड्यूस सेल्फ वर्थ, इससे सेल्फ वर्थ कम होती है, सेल्फ वर्थ कम होती है, एंड नॉर्मलाइजेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, और वीमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है ना उसको नॉर्मलाइज करता है, क्या, ऑब्जेक्टिफिकेशन। क्योंकि ये मान लिया गया है समाज में कि अगर अ फीमेल इज मैरिड टू अ मेल, एक मेल से वो मैरिड है, तो नाउ मेल हैव ऑल द राइट्स, ऑल द राइट्स टू यूज दैट फीमेल, नॉट ओनली एज अ पार्टनर बट एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के तौर पर ये उसको चाहे जैसे यूज कर सकता है। तो कह रहे हैं इससे क्या होता है ना, वायलेंस को नॉर्मलाइजेशन करने का लोगों को मौका मिल जाता है, जब हम उसको ऑब्जेक्टिफिकेशन के तौर पर देखते हैं कि हाँ भाई इसके पल्ले बांध दिया है, तो अब इसकी ये जो पत्नी है अब इसका एक ऑब्जेक्ट है, वो चाहे जैसे इसको यूज करे। तो क्या कहते हैं, कहते हैं ऑब्जेक्टिफिकेशन ना वीमेन के अगेंस्ट वायलेंस को, जैसे कोई मान लीजिए पति है, वो पत्नी को 2 थप्पड़ मार देता है ना, तो घर वाले भी समझाते हैं, अरे पति पत्नी में होता है, क्या हुआ तुम्हारा पति 2 थप्पड़ मार दिया। तो ये सेल्फ वर्थ को कम करता है, क्या करता है, सेल्फ वर्थ को, क्योंकि ऑब्जेक्टिफाई किया गया कि यू आर लाइक अ टॉय और ऑब्जेक्ट इन द हैंड्स ऑफ मेल ना। तो ये क्या है, इससे सेल्फ वर्थ की कमी होती है, और वायलेंस को नॉर्मलाइज करता है, और इंटरनलाइज सेक्सिज्म को दिखाता है। ये भी बड़ी बात है भाई, हम ऐसे कहने के लिए होता है सिर्फ, लेकिन ये क्या है, इंटरलाइज सेक्सिज्म को दिखाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया आपको। सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन इज पर्टिकुलर क्रिटिसाइज्ड फॉर रिड्यूसिंग वुमेन टू देयर बॉडी पार्ट्स
एंड एरोटिक अपील। और सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन क्या किया है इसने, इसने विमेन को, ये लोग जो हमारे फेमिनिस्ट हैं सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन को ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों कहते हैं, इन लोगों ने विमेन को केवल कहां तक सीमित कर दिया है, एक बॉडी पार्ट्स और इरोटिक अपील के रूप में केवल प्रस्तुत करते हैं और कुछ नहीं करते हैं, दस इरेजिंग दियर इंडिविजुअलिटी। और इससे क्या है, उनकी इंडिविजुअलिटी खत्म हो जाती है। आप देखिए ना, बहुत सारे हमारी जो मूवीज आती हैं, मूवीज में सब कुछ चल रहा है, एवरीथिंग इज रनिंग वेल, फिर एक बीच में आइटम सॉन्ग ला दिया जाता है। एक कोई लड़की आएगी जिसको कम कपड़े उपड़े पहना के या इस टाइप से कुछ लाएंगे और वो लटके झटके अपना मारेगी और क्या करेगी, एक आइटम सॉन्ग प्रस्तुत करके जाएगी। यहां पर क्या है, यहां पर सेक्सुअल ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जा रहा है ना, उसको केवल बॉडी पार्ट्स को और इरोटिक अपील के लिए उसको यूज किया गया है केवल, और कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज की गई है वहां पे ना। तो कह रहे हैं ये क्या करता है पता है, इंडिविजुअलिटी को समाप्त करता है ना, कि कोई जरूरत नहीं है कि मतलब उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, सी इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट की तरह है। तो ये इंडिविजुअलिटी को क्या करता है, समाप्त करता है। इसमें बहुत ही फेमस है हमारी एक फेमिनिस्ट है जिनका नाम है मार्था नुसबाम, बहुत ही फेमस है। ये क्या कहती हैं, सी आइडेंटिफाइड सेवरल फॉर्म्स ऑफ ऑब्जेक्टिफिकेशन, बहुत सारे ऑब्जेक्टिफिकेशन की बात करती हैं, जिसमें ये कहती है इंस्ट्रूमेंटैलिटी एक प्रकार का जो है ये भी ऑब्जेक्टिफिकेशन है। डेनियल ऑफ ऑटोनॉमी, जब ऑटोनॉमी को हम मना करते हैं ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्जेक्टिफिकेशन है। एंड वायलेबिलिटी ना, ये सब क्या है, ऑब्जेक्टिफिकेशन है। ऑब्जेक्टिफिकेशन इज आल्सो लिंक टू इश्यूज लाइक बॉडी डिस्मॉर्फिया, बॉडी को डिस्मॉर्फाई किया जाता है, ये भी ऑब्जेक्टिफिकेशन में आता है। एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स स्पेशली अमंग यंग गर्ल्स एक्सपोज टू हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी। करें जो है ईटिंग डिस्मॉर्फिया एंड ईटिंग डिसऑर्डर, बॉडी को उसके तौर पर दिखाया जाता है, स्पेशली अगर यंग गर्ल्स को देखें तो दे आर एक्सपोज टू हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी ना, उनके बहुत सारे हाइपर सेक्सुअलाइज्ड इमेजरी के तौर पर हम उनको दिखाते हैं ना। बहुत सारे सीन्स आते हैं ऐसे, आप देखते होंगे जो आपको दिखाई देता है, वो क्या है, उनको माना गया है कि मतलब हाइपर सेक्सुअलाइज्ड किया गया है, इमेजेस के रूप पर उनको दिखाया जाता है। ठीक है, अब अगला जो हमारा है इसमें वो है एजेंसी। एजेंसी क्या है, किसी भी इंडिविजुअल की जो कैपेसिटी होती है इंडिपेंडेंट काम करने की, उसी को हम बोलते हैं एजेंसी। मतलब आई हैव माय ओन एजेंसी ना, मेक चॉइसेस करने की एंड इंपोज दो चॉइसेस ऑन द वर्ल्ड, एजेंसी यही होती है। एजेंसी रिफर टू द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल्स टू एक्ट इंडिपेंडेंटली, मेक चॉइसेस एंड इंपोज दो चॉइसेस ऑन द वर्ल्ड। ये होती है कि मतलब हम स्वतंत्र हैं, हम अपना कर सकते हैं, हमारा इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस है, हम चॉइस कर सकते हैं और उस चॉइस को दुनिया के सामने ला सकते हैं, भैया ये मेरी चॉइस है, आप देख लीजिए अपना। तो फेमिनिज्म क्या करते हैं, फेमिनिस्ट जो हैं वो एम्फसाइजेस रिक्लेमिंग वुमेन्स एजेंसी। ये कहते हैं वीमेन को भी एजेंसी की जरूरत है, मतलब उनको भी क्या जरूरत है कि वो भी अपनी चॉइसेस को देखें, वो भी क्या करें, अपना इंडिपेंडेंटली एक्ट करें, उनकी भी अपनी इंडिविजुअलिटी हो। तो वीमेन्स एजेंसी की जरूरत है हमें अब, ठीक है, ये कहती हैं। और ये होगा क्या, विच इज ऑफन सप्रेस्ड बाय पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर, कल्चरल नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स। और ये वीमेन एजेंसी को सप्रेस किसने कर रखा है, दबा किसने रखा है, अरे भैया पैट्रियार्कल स्ट्रक्चर ने दबा रखा है, कल्चरल हमारे जो नॉर्म्स हैं उन्होंने दबा रखा है, इंस्टीट्यूशनल बैरियर्स ने दबा रखा है। कह रहे हैं अब जरूरत है कि वीमेन्स की एजेंसी को हमें देखना चाहिए, मतलब वीमेन की भी एक एजेंसी होनी चाहिए, उनकी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, उनका अपना इंडिपेंडेंस होना चाहिए। बाय असर्टिंग एजेंसी वुमेन कैन रेसिस्ट ऑपरेशन। अगर एजेंसी की बात करती हैं, एजेंसी की बात है तो ऑपरेशन को क्या कर सकती हैं, रेसिस्ट कर सकती हैं, उनके खिलाफ जो शोषण होता है। नेगोशिएट आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज को नेगोशिएट भी कर सकती हैं। एंड रीडिफाइन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, और सोसाइटल एक्सपेक्टेशन को रीडिफाइन भी किया जा सकता है, किसके थ्रू, विमेन्स एजेंसी के थ्रू। हमारे यहाँ सोसाइटल एक्सपेक्टेशन क्या है कि मतलब विमेन है, अगर ये लड़की है तो ये घर में चाय बनाएगी ना, टी तैयार करेगी, जो है कुकिंग करेगी, ये एक्सपेक्टेशन है। तो कह रहे हैं विमेन एजेंसी से हम इस सोशल एक्सपेक्टेशन को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आइडेंटिटीज को नेगोशिएट कर सकते हैं, जैसे ये पता है मिस्टर एक्स की वाइफ है ना, इनकी अपनी कोई आइडेंटिटीज नहीं है, इनकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, सी इज द वाइफ ऑफ मिस्टर एक्स। कह रहे हैं आइडेंटिटीज को भी नेगोशिएट किया जा सकता है और इनके खिलाफ जो ऑपरेशन है ना
वो भी क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। कैसे? जब हमें वीमेन की अपनी एक एजेंसी होगी, मतलब उनकी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी होगी, उनकी अपनी चॉइस होगी, और वो चॉइस को दुनिया के सामने रख पाएंगी। Feminist movements and literature frequently celebrate female characters who exercise autonomy and challenging traditional roles। तो बहुत सारे फेमिनिस्ट लोग ये दिखाते हैं कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने क्या किया है, ऑटोनॉमी, अपनी ऑटोनॉमी के लिए जो ट्रेडिशनल रोल है उसको चैलेंज किया है। एग्जाम्पल इंक्लूड नोरा इन हेनरी किप्सन की नॉवेल है ना अ डॉल्स हाउस, बहुत ही फेमस है। आप देखिए उसमें नोरा का जो करेक्टर है डॉल्स हाउस में, ये क्या है, ये ऑटोनॉमी को दिखाता है। उसके बाद जेनी इन जोरा नील्स हर्स्टन्स दियर आईज वर वॉचिंग गॉड, इस नॉवेल में भी आप देखिए तो जो जेनी का करेक्टर है ना, जेनी का करेक्टर है, ये भी क्या है, ऑटोनॉमी को जो है दिखाता है और ट्रेडिशनल जो हमारे रोल्स हैं उसको चैलेंज करता है। एजेंसी इज आल्सो इंपॉर्टेंट इन एक्टिविज्म, और एजेंसी जरूरी भी किसके लिए है, एक्टिविज्म में जरूरी है। वेयर वुमेन लीड सोशल, इन्वायरमेंटल एंड पॉलिटिकल मूवमेंट्स ग्लोबली, जहां पर महिलाएं बहुत सारे क्या करती हैं, सोशल, इन्वायरमेंटल और पॉलिटिकल मूवमेंट को ग्लोबली लीड करती हैं। उसके लिए भी जरूरी क्या है, वीमेन की अपनी इंडिविजुअलिटी हो, वो इंडिपेंडेंट हो, उनकी अपनी चॉइस हो, और वो अपनी चॉइस को वर्ल्ड पर इंपोज कर सकें, दुनिया को बता सकें। तो हमें लगता है ये भी काफी हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और हम कर लेते हैं, फिर आज की क्लास को एंड करेंगे। चलिए, अगला जो हमारा टर्म है उसको हम लोग देखते हैं फटाफट, फिर उसके बाद हम लोग जो है सीधे चलेंगे। कोशिश करेंगे आज इसको समाप्त कर दें, नहीं होगा तो कल इसको हम लोग कंटिन्यू रखेंगे। चलिए आइए, अगला जो है हमारा इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी। इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, आज तो ये समाप्त होने वाला नहीं है, ये लास्ट टर्म है, हम लोग कर लेते हैं, उसके बाद फिर अगले क्लास में चलेंगे। काफी लंबा है ये ना, वैसे 3-4 क्लास तो लग ही जाती हैं। चलिए, ये क्या है, कह रहे हैं इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी क्या है, कह रहे हैं इक्वालिटी मींस होता है प्रोवाइडिंग द सेम रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी टू ऑल ना, यही तो इक्वालिटी होती है कि एक जैसी अपॉर्चुनिटी, एक जैसा रिसोर्स सबको देना। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग डिफरेंट नीड्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज अकॉर्डिंगली टू इंश्योर फेयरनेस। दो चीजें होती हैं, एक तो होता है इक्वालिटी, कह रहे हैं इक्वालिटी की जरूरत से ज्यादा हमें किसकी जरूरत है, इक्विटी की जरूरत है। इक्विटी क्या होती है, इक्वालिटी का मतलब ये होता है कि सबको एक जैसा दे दिया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है, सबको एक जैसा, मान लीजिए दो दो दो, कोई लाभ इनको दे दिया। इक्विटी क्या कहती है, कह रही है कि ये इनको दो की जरूरत नहीं है, इनका एक से ही काम चल जाएगा, लेकिन इनको तीन की जरूरत है, इनको तीन दे दिया जाए। कह रहे हैं इनको एक की भी जरूरत नहीं है, इनको ना दिया जाए, इनको जरूरत है चार की, तो इनको चार दिया जाए। ये क्या है, इक्विटी है, मतलब जिसकी जैसी नीड हो उसको वैसी चीजें फर्निश की जाए, उसको वैसी रिसोर्सेज एलोकेट किए जाएं। ऐसा नहीं है कि आपने इक्वली कर दिया, लगा दिया, तो मतलब वही इंटरसेक्शनैलिटी में हम लोग थे ना, तो कह रहे हैं ऐसा नहीं, वीमेन ऑपरेशंस है तो आपने एक ही नियम लगा दिया सबके ऊपर। कह रहे हैं नहीं नहीं, आप वीमेन की नीड के हिसाब से इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी की बात करते हैं। ये कहते हैं कि इक्वालिटी क्या है, कि इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको मिले, सबको एक जैसी अपॉर्चुनिटी और रिसोर्सेज दिए जाएं। इक्विटी कहती है कि रिकॉग्नाइज करिए अलग अलग लेवल पर, और ये देखिए किसको कितनी जरूरत है उस हिसाब से दीजिए, तभी फेयरनेस आएगी ना, नहीं तो फेयरनेस कहां आएगी। आप दूसरे एग्जांपल समझिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए किसी के पास
मान लीजिए किसी को घर, दो लोग हैं ए और बी, इनको घर बनाना है। इनको घर बनाने के लिए 5 लाख रुपए की इनको भी जरूरत है, 5 लाख की जरूरत इनको भी है। ऑलरेडी इनके पास 4 लाख है और इनके पास 4 लाख नहीं है, बल्कि इनके पास 1 लाख ही है। अब आपने कहा कि हम एक स्कीम निकाल दिया, सबसे कहा कि हम 2-2 लाख रुपए सबको देंगे। तो अब इनका तो 4+2 हो गया, एक तो ये सरप्लस में है। अब ये 2+1 अभी 3 पर ही पहुंचे हैं बेचारे, इनका तो 5 ही नहीं पूरा हुआ। कह रहे हैं ये इक्विटी क्या कहती है कि इनको जितने की जरूरत है उनको उतना दिया जाए, इनको जितने की जरूरत है उतना। ऐसे ही आप विमेन ऑपरेशन में देखेंगे ना, अलग अलग तरीके से आप इसको क्या करेंगे। कह रहे हैं ये क्या करते हैं ना, कहते हैं कि फेमिनिज्म जो है ये कहते हैं कि विथ अ ग्रोइंग एम्फेसिस ऑन इक्विटी टू करेक्ट हिस्टोरिकल सिस्टमैटिक डिसएडवांटेज। कहते हैं ये जो हिस्टोरिकली ना सिस्टमैटिक डिसएडवांटेज है, ये इसको कहते हैं हटाने की जरूरत है। ये नहीं कह दिया हाँ वीमेन एज अ होल आपने बता दिया हाँ हमने ये कर दिया, नहीं नहीं, अलग अलग करने की जरूरत है। तो यही है हमारा इक्वालिटी एंड इक्विटी। ठीक है, चलो उदाहरण के लिए इक्वल पे लॉ रिप्रेजेंट्स इक्वालिटी। जैसे इक्वल पे है तो ये इक्वालिटी को रिप्रेजेंट करता है, वाइल अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज रिप्रेजेंट्स इक्विटी। लेकिन जो अफर्मेटिव एक्शन पॉलिसीज है ना वो इक्विटी को रिप्रेजेंट करती हैं। जैसे इक्विटी इंश्योर्स दैट वुमेन फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज इंक्लूडिंग दोज with disabilities are from rural backgrounds receive the support needed to thrive। ना कह रहे हैं इक्विटी क्या कहती है कि जो गांव से महिलाएं हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं या फिजिकली डिसेबल्ड हैं ना, डिसेबल्ड हैं जो है, दिव्यांग हैं या किसी और भी समस्या से ग्रसित हैं जो है, तो कह रहे हैं इनको अलग अलग अपॉर्चुनिटी दे करके क्या करना चाहिए, हमें सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये अपनी लाइफ को सस्टेन कर सके ना। तो ये ध्यान रखना है, ऐसा नहीं कि एज अ होल आपने कर दिया। मार्जिनलाइज जो है उसको ज्यादा जरूरत है और उसमें भी अलग अलग कम्युनिटीज को होंगे उनको अधिक जरूरत है। तो कह रहे हैं ये इक्विटी होती है। इन एजुकेशन इक्विटी माइट इन्वॉल्व प्रोवाइडिंग स्कॉलरशिप और मेंटरशिप प्रोग्राम्स फॉर गर्ल्स इन अंडर रिप्रेजेंटेटेड फील्ड्स। कह रहे हैं कि अब जैसे एजुकेशन में बात करें तो स्कॉलरशिप और मेंटरशिप ऐसी गर्ल्स को देना जो कि क्या है, अंडर रिप्रेजेंटेड फील्ड से आती हैं, मतलब जहां पर उनका रिप्रेजेंटेशन बिल्कुल नहीं है, उनको वहां पर ज्यादा मेंटरशिप देना, स्कॉलरशिप देना। तो उससे क्या होगा, वो बराबर पर आएंगी। इक्विटी की जरूरत है, इक्वालिटी की नहीं, इक्विटी की जरूरत है। अंडरस्टैंडिंग दिस डिस्टिंक्शन इज क्रूशल फॉर डेवलपिंग इंक्लूसिव पॉलिसीज एंड प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। अगर आप सोशल जस्टिस को प्रमोट करना चाहते हैं और इक्वालिटी सच में आप में समाज में चाहते हैं तो इसके लिए आपको जरूरत है कि आप इसके अंतर को समझें, इक्वालिटी और इक्विटी के डिफरेंस को समझें। ये नहीं कि आप एक राग अलाप रहे हैं कि अरे हम तो इक्वालिटी की बात करते हैं। इक्वालिटी की बात से काम नहीं चलना है, इक्विटी की भी बहुत जरूरत है। ठीक है, तो चलिए आज हम बस ये 7 टर्म्स को पढ़ते हैं, कल हम और इसमें आपको आगे लेकर के आएंगे। अभी इसको आप रिपीट करते रहिए और जरूर आप कमेंट्स में मुझे बताया करिए कि हाउ मच यू आर गेटिंग फ्रॉम दीज वीडियोस। कैसा आपको अच्छा लग रहा है, क्या आपकी नॉलेज बढ़ रही है, क्या यहाँ पर और रिफॉर्म करने की जरूरत है, व्हाट डू यू वांट आई शुड चेंज, क्या मुझे बदलाव करना चाहिए, कोई तरीका आप सजेस्ट कर सकें तो अपने फीडबैक में अपना सजेशन, कोई आपकी कंप्लेन है, आपका कोई आपका कह सकते हैं कोई प्रेज आप है तो आप जरूर कमेंट में डाला करिए। उससे क्या होता है, इट गिव्स द टीचर मोटिवेशन कि हाँ ठीक है बच्चे हैं, ये इनको ये अच्छा लग रहा है या ये चेंज करना है, तो उससे रिफॉर्म करने के भी बहुत सारे चांसेस रहते हैं ना। टीचर को जो है स्टूडेंट्स बहुत कुछ सिखाते हैं, तो यू कैन बी वन अमंग देम कि आप मुझे बता सकते हैं कि सर इसको थोड़ा सा इस तरीके से करिए, और बहुत सारी चीजें आप जानकारी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक क्या करिए, इसको रिवाइज करते रहिए, अपने दोस्तों वगैरह का शेयर लाइक जरूर किया करिए और कमेंट्स वगैरह डाला करिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। ठीक है, ओके।